So, hello and namaskar everyone. Welcome to Vyas IAS. This is me, Jailesh Gupta. And as you all know कि हमारी जो सीरीज चल रही है फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो हमने इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पूरा ख़त्म कर लिया है. लेबर लॉस भी हमारा लास्ट फेज चल रहा है. ठीक है, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट चल रहा था. ठीक है, और इसके लास्ट के कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं. तो आज हम इसे खत्म करके हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को वाइंड अप करते हैं. हमें आज शुरू करना है कहां से? रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स सेक्शन 29. ठीक है, तो देखिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का सेक्शन 29 है, ये बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है. यहां हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इनको क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं. इसका मतलब ये है कि लॉ ये कहता है कि भाई तुम्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी. ठीक है, फिर हम आते हैं यहां पे, तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर. तो अब आप ये समझिए कि ये रिक्वायरमेंट्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए भी है यहां पे. तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्लस कॉन्ट्रैक्टर यहां पे दोनों के लिए है. अब आप पूछ रहे होंगे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है, तो हमने पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर लिया है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है. बट फिर भी आप ये समझो कि एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री ओनर ने क्लीनिंग का काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है. ठीक है, फैक्ट्री ओनर ने क्लीनिंग का काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया. ठीक, तो फैक्ट्री ओनर जो होगा ये हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा. ठीक है, और ये जो क्लीनिंग कंपनी थी ये कॉन्ट्रैक्टर होगी. तो दोनों को ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं रजिस्टर कंटेंट से. तो यहां पे पार्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड, तो पहला रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की पार्टिकुलर्स मेंटेन करना है. मतलब क्या है इसका? देखो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मेरे पास 50 वर्कर्स हैं, तो मुझे हर वर्कर की डिटेल्स रखनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि क्या क्या डिटेल्स हो सकता है? जैसे वर्कर का नाम क्या है ना, कहाँ से आया है वो, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, ज्वाइनिंग कब की थी, और फैमिली डिटेल्स क्या है. ठीक है, तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है जैलिश कंस्ट्रक्शन कंपनी. ठीक है, तो इसमें अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो ये मेरी कंपनी है जैलिश कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा हर एक वर्कर की कंप्लीट प्रोफाइल. ठीक है, जो भी वर्कर होगा उसकी जो डिटेल्स होंगी, जो उसकी पूरी प्रोफाइल होगी, वो इसको मेंटेन करनी होगी. ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक को रखा, उसका नाम है सुमित कुमार. ठीक है, ये 25 ईयर्स का है और ये कहाँ से आया है? ऐसे मान लो आपकी एमपी से आया हुआ है. ठीक, तो ये जो है ये मेसन का काम करता है. ठीक है, 15 जनवरी से ज्वाइन किया है, और इसके साथ साथ इसकी जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी वो सारी चीज़ें. तो ये होगा हमारा. अब आप देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि ये तो समझ में आ गया था, बट ये हमारा एक एक्ट है. ठीक है, तो ऐसे कर करके कई सारे एक्ट्स हैं. अगर हम उन्हें डिटेल में नहीं समझेंगे तो हमें फिर चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी. ऐसे अगर कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो. फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर. तो यहां पे ये जो दूसरा पॉइंट है ये बोल रहा है कि क्या काम कर रहे हैं वर्कर्स. बस एक कंस्ट्रक्शन वर्क लिखना काफ़ी नहीं होता, यहाँ पे पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि स्पेसिफिकली कर क्या रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं और क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं. तो जैसे आप ये मान लो कि अगर रिलायंस के प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, तो सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि ये मेंटेनेंस वर्क बस कर रहे हैं. ठीक है, हमको ये नहीं लिखना है, सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी होगी. हमें पता है कि ये मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, बट डिटेल कैसे लिखेंगे? कि जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो गया, डेली 8 आवर्स हो गया, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड प्लांट की लोकेशन हो गई कि हाँ ABC प्लांट में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे ऐसे होगा चीज़ें.
और आप जैसे इन सारी चीज़ों को जैसे अगर डिटेल में समझोगे तो आपको जो है तो सिर्फ आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो आएगा तो सिर्फ वही नहीं निकालना है, आपको इंटरव्यू भी निकालना है। तो जब तक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप इंटरव्यू में उनके क्वेश्चंस को काउंटर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रेट्स ऑफ वेजेस पेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो वेजेस की कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जैसे कि आप ये मान लो कि बेसिक सैलरी क्या है, ठीक है, डीए कितना दे रहे हैं, ओवर टाइम का क्या रेट है, ठीक है, बोनस कितना दिया गया और डिडक्शंस क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि मारुति कंपनी है जो, ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री है इसमें वर्कर को बेसिक पे कितना मिल रहा है, ठीक है, बेसिक पे मान लो 15,000 ये मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद डीए कितना मिल रहा है, 2,000 ये मिल रहा है। फिर ओवर टाइम क्या मिल रहा है, ओवर टाइम तो इसका रेट जैसे हो गया 100 पर आवर रुपीज़, ठीक है। फिर ये सब के बाद मंथली टोटल कितना हो रहा है ये आएगा उसमें। फिर इसके बाद पीएफ डिडक्शन भी आता है उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद नेट पे क्या बन रहा है इसका, तो ये भी आएगा। तो ये सारी डिटेल्स को मेंटेन करनी पड़ेंगी। देन हम आगे आते हैं, अदर पर्टिकुलर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो ये कहती है कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक फॉर्म्स बनाए हैं जो फिल करने पड़ते हैं, मतलब इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते कि जैसे कि अरे हटाओ हो गया मैं अपना फॉर्मेट बना लेता हूँ, नहीं, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वही यूज़ करना पड़ेगा। अब फॉर्म्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं हमारे, ये हो गया, यहाँ पे एक फ़ोटो लग जाती है, ठीक है, यहाँ पे नाम वाम लिख गया, सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह हो गया, साथ में इसके एक एमएफ सर्टिफिकेट लगा दिए, एमएफ मतलब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद पीवी लगा दिए, पीवी मतलब पुलिस वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद स्किल सर्टिफिकेट लगा दिए और फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल दिए। फिर हम आगे आते हैं, नोटिस रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट इज कि कीप एग्जिबिटेड विद इन प्रेमाइसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड। तो लॉ ये कहता है कि सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना काफी नहीं है, वर्कर्स को भी पता होना चाहिए कि उनके आखिर राइट्स क्या हैं, ठीक है। तो एग्जिबिटेड का मतलब होता है डिस्प्ले करना, जैसे सिनेमा हॉल में पोस्टर्स लगाते हैं ना, वैसे ही वर्क प्लेस में नोटिसेस लगाने पड़ते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं उनको चीज़ों के बारे में पता रहे। फिर आगे देखेंगे हम, तो नोटिसेस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग क्या क्या, आवर्स ऑफ वर्क, नेचर ऑफ ड्यूटी एंड अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। तो कितने घंटे काम करना है डेली, ब्रेक टाइम क्या है, ओवर टाइम रूल्स क्या हैं और वीकली ऑफ कब है, तो ये सब कुछ उसमें होना चाहिए। जैसे आप मान लो कि टाटा स्टील का एक नोटिस है, ठीक है, तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस पर एक नोटिस लिखा हुआ है, क्या नोटिस है कि डेली वर्किंग आवर्स हैं हमारे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। फिर लंच ब्रेक के बारे में दिया हुआ है कि हाँ 12 बजे से लेकर 1 बजे तक लंच ब्रेक है। फिर यहाँ पे साथ ही साथ टी ब्रेक भी मेंशन किया गया है कि हाँ 10:30 बजे टी ब्रेक होगा 15 मिनट के लिए। फिर साथ में यहाँ पे ओवर टाइम के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि जैसे कि 8 घंटे आपने काम किया फिर इसके बाद डबल रेट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वीकली ऑफ का भी लिखा हुआ है, संडे। तो अगर ये जैसे प्रॉपर नोटिस है, इसमें अगर सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी तो ये वर्कर्स को काफ़ी इजीली हो जाएगा समझना कि हमारे क्या राइट्स हैं और क्या कैसे चीज़ें हैं हमारी ड्यूटी के बारे में, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम, तो नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्कर को ड्यूटी के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली क्या काम करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। फिर जैसे आप ये समझ लो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नोटिस लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ड्यूटी लिखी हुई है कि कंक्रीट मिक्सिंग एंड पोरिंग, ठीक है। सेफ्टी के लिए लिखा हुआ है कि हाँ सेफ्टी के लिए हेलमेट, ग्लोव्स और सेफ्टी शूज़ वगैरह हैं, ये कंपलसरी हैं। सुपरवाइजर का भी नाम लिखा है कि हाँ चलो रमेश कुमार है, इसका फ़ोन नंबर भी लिखा है, प्लस साथ में एक इमरजेंसी नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ओपन एंडेड क्लॉज कहला जाएगा, जो कि गवर्नमेंट को ये पावर देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगने की कि करंट में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नंबर मांग लिया,
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लिया, मिनिमम वेज रेट्स मांग लिए, और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में पूछ लिया, एंड ऑल्सो ईएसआई और पीएफ की डिटेल्स के बारे में भी देख लिया गया। फिर मस्ट बी एग्जिबिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो वही है कि सिर्फ नोटिस लगाना काफ़ी नहीं है, प्रॉपर मैनर में लगाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट वो प्रिस्क्राइब कर सकती है मैनर कि हाँ लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, है ना, तो एक लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, एक हिंदी इंग्लिश में, जैसा भी गवर्नमेंट करे, प्लस इसका साइज़ रीडेबल होना चाहिए, एंड लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सभी को एक्सेसिबल हो, सब देख सकें। और फिर इसके बाद हाइट के बारे में भी बता सकते हैं कि हाँ आई लेवल पे होना चाहिए, और फिर कंडीशन भी बता सकते हैं कि हाँ क्लीन और रीडेबल होना चाहिए। फिर हम आगे आते हैं सेक्शन 30, इफेक्ट ऑफ लॉज एंड अग्रीमेंट्स इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। तो यहां पे ये जा रहा है सबसे पहले तो कि सेक्शन 30 बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, जो फाइनल डिसीजन देता है कि कौन सा लॉ मानना है, कौन सा कानून हमको मानना है, ठीक है। फिर यहां पे ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन 30 स्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ओवर अदर लॉज एंड अग्रीमेंट्स। तो आप ये देखो कि इमेजिन करो कि एक छोटे गांव में एक पंचायत का रूल है, एक स्टेट का रूल है और एक सेंट्रल का रूल है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है, यहाँ पे कई सारे घर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप समझ लो कि यहाँ पे एक जो लोकल पंचायत है उसका रूल है, प्लस स्टेट का रूल है, प्लस सेंट्रल का भी रूल है, और सब अलग अलग कह रहे हैं। तो जब तीनों अलग अलग कहेंगे तो भाई ये गांव वाले बात किसकी मानेंगे, क्या सुनेंगे, ये कंफ्यूजन तो होगा ना इनको। तो इसलिए हमारा सेक्शन 30 ये कहता है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सबसे ऊपर है, मतलब ये सबको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो द एक्ट प्रिवेल्स नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन्ड इन, ठीक है। तो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, पहले हम इस लाइन का मतलब समझते हैं कि क्या है ये। तो नॉट विथस्टैंडिंग इसका मतलब है इसके बावजूद भी। जैसे आप ऐसे समझो इसको कि स्टेट लेबर एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मंथली जो है 15 डेज की सैलरी मिलना चाहिए अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है तो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये कहता है कि 30 डेज का नोटिस या फिर सैलरी मिलनी चाहिए। तो यहां पे कौन जीतेगा, यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जीतेगा। इसका आप और ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कुछ और प्रोसीजर बताता है डिस्प्यूट्स के लिए, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में अलग प्रोसीजर है तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि किसी और लॉ में, जैसे कि अभी हमने देखा कि या तो स्टेट लेबर एक्ट हो गया या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया, तो इसमें भी ये ओवरराइड होगा, प्लस टर्म्स ऑफ एनी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो यहां पे आप ऐसा मानो कि एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ अग्रीमेंट किया है जो ये कहता है कि आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं मिलेगी, आपको ओवर टाइम पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड जो हमारा ये पीएफ होता है और ईएसआई जो होता है तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, साइन वाइन हो चुके हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर दोनों ने इस ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया। आपको ये सुन के ही अनफेयर लग रहा होगा थोड़ा सा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा? साइन तो है, वर्कर के साइन तो है, उसने एक्नॉलेज किया है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए ये सब, पर ये एग्रीमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये कहता है कि ये सारी फैसिलिटीज देनी ही पड़ेंगी, चाहे एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स ऑफ एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो आप ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि मारुति में कई साल पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का एक एग्रीमेंट था कि उनको परमानेंट नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, बट कोर्ट ने यह कहा कि अगर सेम वर्क कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग परमानेंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स एप्लीकेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट। तो यहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब ये हो जाता है
कि कंपनी के खुद के रूल्स क्या हैं, है ना, कंपनी के इंटरनल रूल्स क्या हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टैंडिंग ऑर्डर कहला जाएगा। हर एक बड़ी कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, कि कितने बजे आना है, कैसे ड्रेस करना है, लीव कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अगेंस्ट है तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर भी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये मान लो कि कंपनी का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये कहता है कि अगर 100+ वर्कर्स हैं तो कैंटीन देना कंपलसरी है। तो यहां पे कंपनी का जो रूल है ये इनवैलिड कहला जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें हमारा, तो दिस ओवरराइडिंग इफेक्ट अप्लाइज टू अग्रीमेंट्स मेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो ये क्लॉज जो है ये रेट्रोएक्टिव इफेक्ट देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पुराने अग्रीमेंट्स भी इनवैलिड हो जाएंगे अगर एक्ट के अगेंस्ट हैं, और नए अग्रीमेंट्स को भी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, कोई एस्केप नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसे आप समझ लो कि जैसे 1965 में जो एग्रीमेंट बना, तो वो 1970 में जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया, तो भले ये पहले बन गया है, लेकिन इसके आने के बाद ये भी इनवैलिड हो जाएगा इन केस अगर ये वर्कर्स के राइट्स को वायलेट करता था, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम, तो मोर फेवरेबल बेनिफिट्स क्लॉज। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंटाइटल्ड टू मोर फेवरेबल बेनिफिट्स अंडर एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स शैल कंटिन्यू टू रिसीव देम। तो आप ये समझो कि जो हमारी स्टेट है, तो ये दुश्मन तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अगेंस्ट, तो नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अगेंस्ट, तो नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि कहीं पे कोई अग्रीमेंट ऑलरेडी है किसी का, और उस अग्रीमेंट में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो उस एग्रीमेंट में हो सकता है कि मान लो कि ज़्यादा बेटर हो एग्रीमेंट्स में, उसमें, ठीक है, बेनिफिट्स वगैरह ज़्यादा हों। तो यहाँ पे भी केस वही आ जाता है। जैसे देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंटाइटल्ड टू मोर फेवरेबल बेनिफिट्स अंडर एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स शैल कंटिन्यू टू रिसीव देम। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है ये सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करता, बल्कि बेटर बेनिफिट्स को भी प्रोवाइड करता है। आप इसको ऐसे समझो कि एक कंपनी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को 30 डेज की पेड लीव दे रखी है, लेकिन एक्ट में क्या है, 21 डेज है, ठीक है। और जैसे कि फ्री ट्रांसपोर्ट दे रही है, फेस्टिवल बोनस दे रही है। तो अगर एक्ट आ जाता है लेकिन एक्ट में ये लिखा ही नहीं है कि 30 डेज की पेड लीव वगैरह होगी, तो ये बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। कंपनी ये नहीं कह सकती कि अब एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 21 दिन का लीव मिलेगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, तो सच बेनिफिट्स आर प्रोटेक्टेड इवन व्हेन रिसीविंग अदर बेनिफिट्स अंडर दिस एक्ट। मतलब कि ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं, रिप्लेसमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझो कि वर्कर को पहले से 30 डेज का लीव मिल रहा है, फिर एक्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, प्लस पीएफ और ईएसआई भी मिलेगा, तो यहां पे सब कुछ ही मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे अगर हम, तो द प्रिंसिपल इंश्योर्स नो रिडक्शन इन बेटर टर्म्स इन एग्जिस्टिंग बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलेंगे इसको, हम इसको रैचेट इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब कि सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे ये एक्ट है अगर, तो आप यहां नहीं जा सकते, आप यहां जरूर जा सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे इन्फोसिस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पहले कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग 45 डेज की मैटरनिटी लीव मिलता था, एक्ट में 26 वीक्स है, तो अब 26 वीक्स मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा फेवरेबल है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा फेवरेबल हो उसकी बात की जाती है। फिर अगर हम आगे देखें, तो राइट टू बेटर अग्रीमेंट्स, तो यहाँ पे नथिंग इन द एक्ट प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर फ्रॉम एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट्स फॉर मोर फेवरेबल राइट्स और प्रिविलेजेस। तो ये लाइन फ्रीडम देती है बेटर नेगोशिएशंस के लिए। एक्ट जो है ये कोई सीलिंग नहीं है, ये एक फ्लोर है। जैसे आप ये मान लो कि ये एक रूम है, ठीक है। तो जो एक्ट है ना, एक्ट यहाँ पे नहीं है, एक्ट की पोजीशन यहाँ पे नहीं है कि जो भी आप बेनिफिट्स दो तो यहाँ पे रहें।
ठीक है, एक्ट की पोजीशन बेसिकली यहाँ पे है कि जो भी आप बेनिफिट्स दो वो एटलीस्ट यहाँ से शुरू होने चाहिए, भले फिर वो यहाँ पे चला जाए, लेकिन वो यहाँ से नीचे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक्ट जो है इट इज़ अ फ्लोर नॉट द सीलिंग। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। सच एग्रीमेंट्स कैन बी मेड विथ ईदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर। तो दोनों के साथ सेपरेट एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ अगर एग्रीमेंट होता है तो किस बारे में होगा? सबसे पहले तो कि परमानेंट एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, और फिर इसके अलावा और एडिशनल फैसिलिटीज़ के बारे में बोला जा सकता है कि हाँ ये फैसिलिटीज़ की कमी है, प्रोवाइड करा दो। यही अगर हम कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करें तो यहाँ पे ये बेटर वेजेस की बात होगी, है ना, कि ठेकेदार साहब थोड़ा सा रुपया बढ़ा दो, ठीक है, और वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा सा आसान कर दो। तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे मान लो आप कि टीसीएस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं इन्होंने यूनियन बना लिया एक, ठीक है, और यूनियन बना के ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ चले गए अग्रीमेंट करने के लिए, और यहाँ पे ये अग्रीमेंट हुआ कि हाँ 2 साल बाद परमानेंट हो जाओगे, तो ये परफेक्टली लीगल कहला जाएगा हमारा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एक्ट सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स नॉट मैक्सिमम लिमिट्स। तो ये गोल्डन रूल है, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है, पूरी बिल्डिंग नहीं है, इसके ऊपर आप कितना भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल इंडिया में अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को एक्ट से ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। जैसे गूगल इंडिया में अगर आप बात करो तो बहुत ही फेमस चीज़ है यहाँ पे कि फ्री फूड मिलता है ना, जिम विम सब मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है फैमिली के लिए भी। तो ये सब कुछ लीगली है और एंकरेज्ड भी है। ठीक है, फिर यही अगर हम सेक्शन 31 की बात करें तो यहाँ पे है पावर टू एग्जेम्प्ट इन स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इमरजेंसी पावर आता है। जैसे सुपर हीरोज के पास स्पेशल पावर्स होती हैं इमरजेंसी में, वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। क्या स्पेशल पावर्स हो सकती हैं देखते हैं। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने हर एक एक्ट के शुरुआत में समझा है कि इसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी अप्रोप्रिएट होगा, जो भी उस सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। यही अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ये स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें कि यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस कैसे हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, तो जैसे आप खुद ही समझ लो, नेचुरल डिजास्टर आएगा, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स वगैरह, तो वो इमरजेंसी कहलाएगा, है ना। या तो वॉर हो गया या नेशनल इमरजेंसी हो गया, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इमरजेंसी है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, या फिर हमारा ये जो पिछले साल ही हुआ था, है ना, 2019 पैंडेमिक कोविड-19, एंड देन कुछ भी अगर ऐसा होता है कि एसेंशियल सर्विसेज का डिसरप्शन हो जाता है, ये सब कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में आती हैं। फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो एग्जेम्पशन मस्ट बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट। तो ऑफिशियल गजेट का मतलब है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल पब्लिकेशन। जैसे न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, तो वैसे ही गवर्नमेंट का भी एक गजेट होता है। तो गवर्नमेंट जो है ये अपने डिसीजंस को इस ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करती है, और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि कौन सा एग्जेम्पशन दिया गया, कब से कब तक वैलिड है, और कौन से सेक्शंस को एग्जेम्प्ट किए गए, और क्या कंडीशंस है। तो ये सब कुछ हमारे इसमें होना चाहिए, मेंशन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि कोविड-19 के दौरान कई स्टेट्स ने एग्जेम्पशन दिया था कि हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 12 घंटे काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट ऑल और एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स मेड अंडर द एक्ट, ठीक है। तो ऑल और एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट,
रूल्स अंडर द एक्ट एंड एनी इस्टेब्लिशमेंट्स और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि गवर्नमेंट का पावर बेसिकली यहाँ पे बहुत वाइड है। वो या तो पूरा सस्पेंड कर सकती है एक्ट को या फिर सिर्फ कुछ सेक्शंस। तो जैसे आप ऐसा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ये मान लो आप कि जैसे वर्किंग आवर्स का है, ठीक है, वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स में लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे रख दो, अलाउ कर दो, है ना। रेस्ट डे की रिक्वायरमेंट्स पे बोला जाता है कि चलो वीकली ऑफ नहीं देंगे, अब मैंडेटरी नहीं होगा। और ओवर टाइम के बारे में भी बात की जाती है कि डबल रेट की जगह नॉर्मल रेट कर देना, ठीक है। और फिर सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स का भी बोला जा सकता है कि हाँ चलो टेम्परेरी रिलैक्सेशन दे देते हैं। जैसे कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तो उस ड्यूरेशन में डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स में कई सारे प्रोविजंस में एग्जेम्प्ट किए गए थे, क्योंकि 24/7 ऑपरेशंस चलाने होते थे तब, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, तो वही है कि सारे प्रोविजंस या तो रूल्स मेड अंडर द एक्ट। तो रूल्स मेड अंडर द एक्ट में ये हो जाएगा कि रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो रूल्स होते हैं हमारे डिटेल्ड प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है रूल्स हमारे, तो ये एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। गवर्नमेंट रूल्स को भी टेम्पररी सस्पेंड कर सकती है। जैसे मान लो कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस रिन्यू करने में 30 दिन का प्रोसेस है, तो इमरजेंसी में गवर्नमेंट कह सकती है कि अभी के लिए 7 दिन में अप्रूव कर दो। फिर आगे है कि एनी एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, तो सेलेक्टिव एग्जेम्पशन भी हो सकता है। यहाँ पे सभी कंपनीज को एग्जेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो कि केवल हॉस्पिटल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया पैंडमिक के टाइम पे, या फिर केवल पावर प्लांट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में, या फिर केवल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को कर दिया, जैसे कि हमने कारगिल वॉर के टाइम पे देखा, सिक्योरिटी सिचुएशन जैसे आ गई थी तो, या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज हो गई। एसेंशियल सर्विसेज मतलब कि हमारा रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब कुछ आ जाएगा, तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर आगे ये भी लिखा हुआ है एनी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, तो कॉन्ट्रैक्टर टाइप के बेसिस पर भी एग्जेम्पशन हो सकती है। अलग अलग क्लासेस कैसे हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्टर की? आप तो बोलोगे कि हाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, ठेकेदार मतलब कि एक ही क्लास कहलाई इसकी, तो नहीं। देखो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है। तो सर्विस वाले में हमारे क्लीनिंग वगैरह के लिए आ जाएगा, क्लीनिंग हो गया, सिक्योरिटी, आई हॉक सर्विसेज आपने काफ़ी सुना होगा, कैटरिंग हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा यहाँ पे बेसिकली कोई चीज़ बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब। हमारे टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, आईटी इंजीनियरिंग वगैरह के। फिर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं और हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। तो जैसे कि कोविड के दौरान अगर आप बात करेंगे तो हेल्थ केयर के कॉन्ट्रैक्टर्स को कोविड के टाइम पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया था, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशंस। तो एग्जेम्पशंस आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो गवर्नमेंट जो है ये ब्लाइंड एग्जेम्पशन नहीं दे सकती, कंडीशंस लगाने पड़ते हैं वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे आप एग्जांपल अगर लेना चाहो तो जैसे वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा। फिर ओवर टाइम पे को कम कर दिए लेकिन फ्री फूड देना पड़ेगा। फिर जैसे कि वीकली ऑफ कैंसिल कर दिए लेकिन कंपनसेटरी लीव देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है ये हर तरह से नहीं मारती, हर जगह से नहीं मार रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो कर देती है। तो एग्जेम्पशंस आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे आगे अगर हम देखेंगे तो जैसे गुजरात में एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बाद क्लीन अप के लिए एग्जेम्पशन दिया गया था, लेकिन कंडीशन ये थी कि डबल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ा था, ठीक है। देन डिफाइंड टाइम पीरियड्स। तो एग्जेम्पशंस जो है ये परमानेंट नहीं हो सकते, टाइम लिमिट देना कंपलसरी है। यहाँ पे टिपिकल टाइम पीरियड्स क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में 3 से 6 महीने का हो गया, नेचुरल डिजास्टर में 1 साल का हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस में 2 साल का हो गया,
वॉर सिचुएशन में ऐसा हो गया कि हाँ चलो जब तक इमरजेंसी नहीं ख़त्म होती तब तक, तो ये ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो वहाँ पे अगर ऑलरेडी पहले बोल दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक ये वैलिड होंगे, तो ये तब तक एक्सपायर हो ही गए होंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारा जैसे 2024 के बाद वाला टाइम अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके पहले वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया, मतलब कि उस दिन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गए, ये बाद में नहीं आ पाया 24 के। फिर आगे देखते हैं हम, तो इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है इमरजेंसी? तो लॉ में तो ऐसी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने गाइडलाइंस कई बार दी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गया, है ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, और जो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रोक डाउन अगर हो जाता है तब होता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है तब होता है, और फिर कुछ इनवैलिड रीजंस हैं जो कि कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं। जैसे कि मान लो प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है, तो ये इमरजेंसी नहीं आएगा। मान लो कि कंपटीशन बढ़ गया, तो ये कमर्शियल रीजन है ना कि इमरजेंसी है, ठीक है। और वर्कर्स की डिमांड्स बहुत हैं, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहला जाएगा, ये इमरजेंसी नहीं कहलाएगा। फिर हम आते हैं सेक्शन 32 में, तो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। तो यहां पे ऑफिशियल का प्रोटेक्शन आता है, ठीक है, जो ऑफिशियल्स इस एक्ट पे कुछ एक्शन लेते हैं तो उन पे आता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसे समझ लो आप लीगल शील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये लीगल शील्ड प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। सबसे पहले देखेंगे स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल्स। तो नो लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन होता है? ये बेसिकली वो ऑफिसर होता है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को रजिस्टर करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंडर। तो यहां पे प्रोटेक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि कोई सिविल सूट नहीं कर सकता ऑफिसर के अगेंस्ट, पर्सनली क्रिमिनल केस नहीं बना सकते अगर गुड फेथ में एक्शन लिया है, और डैमेजेस भी नहीं क्लेम कर सकते ऑफिसर से। जैसे मान लो कि एक रजिस्टरिंग ऑफिसर ने एबीसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते थे, तो कंपनी का ओनर वो ऑफिसर को पर्सनली शो नहीं कर सकता कि तुमने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, ठीक है। बट अगर ऑफिसर ने ब्राइबरी लेकर या फिर पर्सनल वेंडेटर से एक्शन लिया है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। फिर लाइसेंसिंग ऑफिसर्स। तो लाइसेंसिंग ऑफिसर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस देता है और कैंसिल भी करता है, तो इनका प्रोटेक्शन भी सेम है। जैसे मान लो कि लाइसेंसिंग ऑफिसर ने XYZ कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया क्योंकि वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस नहीं दे रहा था वो, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ये ऑफिसर को कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकता, ठीक। अब लाइसेंसिंग ऑफिसर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि लाइसेंस को ग्रांट कर देना या रिजेक्ट कर देना, या तो रिन्यू कर देना या कैंसिल कर देना, या फिर कुछ कंडीशंस के साथ उसको करना, या फिर इंस्पेक्शन करना या पेनाल्टी इंपोज करना। फिर हम आगे देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो ये जनरल टर्म है जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कवर करता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा हमारा, जैसे लेबर इंस्पेक्टर्स हो गए, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर्स हो गए। फिर जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स हो गए, प्लस जॉइंट लेबर कमिश्नर्स हो गए, ठीक है। साथ ही साथ लेबर कमिश्नर्स भी हो गए, प्लस साथ में जो लेबर मैटर्स को हैंडल कर रहा है तो वो सेक्रेटेरिएट स्टाफ भी हो गया, तो इन सबको प्रोटेक्शन रहेगी। फिर आगे देखते हैं तो मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंडर एडवाइजरी बोर्ड्स बने हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, तो इन बोर्ड्स के मेंबर्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है। और बोर्ड मेंबर्स कौन होते हैं इसमें? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? क्योंकि वो सेंसिटिव डिसीजंस लेते हैं। कौन से इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर बैन करना है, मिनिमम वेज रेट्स क्या होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें करता है वो। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, तो नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर डैमेज कॉज्ड बाय गुड फेथ एक्शंस।
तो गवर्नमेंट को भी इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब गवर्नमेंट को भी स्यू नहीं कर सकते अगर गुड फेथ में एक्शन लिया गया है तो। देन एक्शंस मस्ट बी डन इन परसुएंस ऑफ द एक्ट और रूल्स ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। तो परसुएंस का मतलब है कि एक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। अगर गवर्नमेंट आर्बिट्ररी एक्शन ले तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्शन वैलिड होगा, जैसे मान लो कि रूल्स बना रहे हैं एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये वैलिड हो जाएगा। जैसे इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर या फिर डी रजिस्टर कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं या फिर पेनल्टीज को इम्पोज कर रहे हैं लीगली, तो ये सब वैलिड हो जाएगा। यही अगर हम इनवैलिड की बात करें तो जैसे मान लो कि पर्सनल बायस से एक्शन ले लिए और ब्राइबरी के बेसिस पर डिसीजंस ले लिए, है ना, एक्ट के स्कोप से बाहर एक्शन ले लिए, तो ये सब कुछ हो जाएगा। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट इम्यूनिटी फॉर बोनाफाइड ऑफिशियल एक्शंस। तो बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड बेसिकली एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है गुड फेथ, ठीक है, या फिर जेन्युइन इंटेंशन होता है। तो गुड फेथ के एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन लेना, है ना, लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करना, पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेना, फिर फेयर हियरिंग देने के बाद एक्शन लेना, ठीक है। फिर अगर हम बैड फेथ के एग्जांपल लेना चाहेंगे, ठीक है, बैड फेथ बोले तो मैलाफाइड, ठीक है। तो मैलाफाइड के अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो पर्सनल ग्रजेस से एक्शन लेना, ठीक है, और फिर बिना प्रॉपर इंक्वायरी के एक्शन ले लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ एक्शन ले लिए, या फिर डेलिबरेटली अनरीजनेबल डिले करना। जैसे कि आप ये एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक लेबर इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के और इंस्पेक्शन करने के बाद 50 वॉयलेशंस मिले, ठीक है, उसने फैक्ट्री को क्लोजर नोटिस दे दिया और फैक्ट्री ओनर ने इंस्पेक्टर को पर्सनली सू करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि इंस्पेक्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्शन लिया था, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम तो पावर टू गिव डायरेक्शंस, सेक्शन 33। तो इंडिया जो है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, आप सभी को पता है, ठीक है। सेंटर और स्टेट्स दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए डायरेक्शन देने का पावर भी चाहिए, ठीक है। यही अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को डायरेक्शन नहीं दे सकती। डायरेक्शन जो है ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन नहीं जाएगा कभी, ये ऐसे भी नहीं होगा और ये कभी ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल को डायरेक्शन नहीं दे सकती। और क्यों ये पावर चाहिए? यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए और नेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, प्लस इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए, प्लस साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए। फिर आगे देखते हैं हम तो डायरेक्शंस रिलेट टू कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो डायरेक्शंस ब्रॉड पॉलिसी मैटर्स के बारे में हो सकते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप वैलिड डायरेक्शन का अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि क्या वैलिड होंगे, तो ये है कि हाँ, सभी स्टेट्स में मिनिमम वेज को यूनिफॉर्म रख दिए, ठीक है। मंथली जो फॉर्मेट है, ठीक है, रिपोर्ट करने का मंथली फॉर्मेट है जो, उसको सेम कर दिए, ठीक, मंथली रिपोर्ट्स को। फिर इसके बाद इंस्पेक्शन के प्रोसीजर जो हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर दिए एंड ऑल्सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किए लाइसेंसिंग के लिए। यही अगर हम इनवैलिड डायरेक्शंस की बात करें तो जैसे कि किसी XYZ कंपनी है, इसको स्पेसिफिकली टारगेट करना, या कोई ABC ऑफिसर है तो इसको ट्रांसफ़र कर देना, या किसी पर्टिकुलर केस में स्पेसिफिक डिसीजन लेना, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा इनवैलिड डायरेक्शंस। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो एंश्योर्स यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल स्टेट्स। तो यूनिफॉर्मिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर देखो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जैसे स्टेट A में अगर लूजली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है चीज़ों का, लेकिन स्टेट B में जो है यहाँ स्ट्रिक्ट हो रहा है, यहाँ लूज हो रहा है, तो कंपनीज जो है वो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, बेटर ट्रीटमेंट के लिए, और वर्कर को अनइक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा।
एंड ऑल्सो नेशनल इकोनॉमी में तो हमारी सब आती है ना, तो ये एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही इस पे। तो जैसे अगर मान लो कि अगर गुजरात जो है ये स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करे और राजस्थान लूज कर दे, तो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स राजस्थान शिफ्ट हो जाएंगे, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी देखें, तो उस टाइम पे भी सेंटर ने सभी स्टेट्स को डायरेक्शन दिए थे कि यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स आप लोग फॉलो करना, और सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अगर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, तो जो वर्कर्स हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी हर जगह, चाहे वो बिहार जाके काम करें या मुंबई जाके काम करें या दिल्ली जाके काम करें, ठीक है, हर जगह मिलेगी। फेयर कंपटीशन होगा बिजनेसेस के बीच में, और बेटर कॉम्प्लाइंस होगा इनको, और मॉनिटरिंग भी ठीक हो पाएगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो इंटर स्टेट माइग्रेशन का जो इशू है, तो जैसे मान लो कि एक स्टेट है यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट नहीं है, तो जो है ज़्यादातर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा माइग्रेशन यहाँ पे होगा रादर देन दिस, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल डेटा कलेक्शन और एनालिसिस भी पॉसिबल हो पाएगा। फिर हम आगे देखते हैं सेक्शन 35, पावर टू मेक रूल्स। तो रूल्स और एक्ट में क्या डिफरेंस है आप बताइए। अभी तक हम इतने सारे ये देख रहे हैं कि हाँ हम इस एक्ट का ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, बट रूल और एक्ट में क्या डिफरेंस है ये तो बताइए। देखिए, एक्ट जो है ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे देता है, ठीक है। रूल्स जो है ये इसके अंदर के डिटेल्ड प्रोसीजर होते हैं, ठीक। तो रूल्स हमको बताते हैं कि कैसे कोई चीज़ क्या होनी चाहिए, डिटेल में बताते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स देता है, और जो लॉज होते हैं वो डिटेल्ड प्रोविजंस देते हैं। फिर रूल मेकिंग अथॉरिटी की बात करें, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ द एक्ट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर आ गया, यहाँ पे पढ़ चुके हैं अभी हम। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल स्फेयर के मैटर्स के लिए रूल्स, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यही स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी। और रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ती है रूल्स की ज़रूरत? तो एक्ट में हर एक डिटेल नहीं हो सकती, नहीं तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए डिटेल्ड प्रोसीजर चाहिए ही होगा, सिर्फ एक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो डिफरेंट सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी हैंडल करने के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है। फिर आगे अगर हम देखें तो रूल्स मस्ट बी मेड सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। तो प्रीवियस पब्लिकेशन का मतलब है पहले ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश करना पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो सकता है, गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, ये ड्राफ्ट रूल्स बनाती है, ठीक है, फिर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिश करती है, जैसे कि 30 से 60 दिन के लिए पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिश करती है। फिर स्टेक होल्डर्स ये कमेंट्स देते हैं, और फिर कमेंट्स को कंसीडर करके फाइनल रूल्स बनाती है, और फिर जो फाइनल रूल्स होते हैं ये हमारे ऑफिशियल गजट में पब्लिश करती है। और ये प्रोसेस क्यों इतना ये सब कुछ होता है, तो इसलिए ताकि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंश्योर हो जाए और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को भी आइडेंटिफाई किया जा सके आसानी से। एंड ऑल्सो स्टेक होल्डर्स जो हैं वहाँ पे, तो उनकी भी एक्सपर्टीज़ यूज़ कर लें, एंड ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करना ही है। फिर आगे देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सरसाइज्ड दिस पावर टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन सेंट्रल रूल्स 1971, तो ये रूल्स जो हैं ये 1971 में बने थे, और अभी तक मतलब अमेंडमेंट्स के साथ अभी तक चल रहे हैं, मतलब कि 50 साल पुराने रूल्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्राइमरी रूल्स मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट। तो प्राइमरी का मतलब है मेन रूल्स, बाकी सब रूल्स इनके सप्लीमेंट्री हैं, ठीक। फिर प्रोवाइड्स डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो एक्ट में बस फ्रेमवर्क था, डिटेल्ड प्रोसीजर इन रूल्स में है। एग्जाम्पल देखें अगर हम डिटेल्ड प्रोसीजर का, तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे भरना है, ठीक है, ये होगा, फीस कितनी देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने होंगे, इंस्पेक्शन की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, और अपील प्रोसेस क्या होगा, और फॉर्म्स कैसे मेंटेन करने हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन। तो रूल्स बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव है, हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स को कवर कर लिए, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को भी कवर करते हैं, फॉर्म्स और रजिस्टर, इंस्पेक्शन के बारे में क्या होगा,
प्रोसीजर क्या होगा, अपील के क्या क्या मैकेनिज्म्स होंगे, पेनल्टी प्रोविजंस होंगे, वेलफेयर मेजर्स, ये सब कुछ कवर्ड होगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम, तो रैशनलाइजेशन ऑफ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट रूल्स 2017। तो 2017 में नए रूल्स क्यों बनाए गए? ये बनाए गए डिजिटल इनिशिएटिव के अंडर। डिजिटल इंडिया जो है हमारा, डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव था। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 35, तो सेम पावर को यूज करके नए रूल्स बना दिए। देन प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म्स अंडर द एक्ट, तो फॉर्म्स का मतलब है रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स जो भी मेंटेन करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे जैसे पुराने सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, है ना, हैंड रिटन एंट्रीज होती थी, मैनुअल फाइलिंग की जाती थी, और ऑल्सो यहाँ पे पेपर का वेस्टेज भी बहुत होता था। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम, तो ओवर राइट्स प्रोविजन ऑफ 1971 रूल्स रिगार्डिंग फॉर्म्स। तो वही है कि जो 1971 के रूल्स हैं फॉर्म से रिलेटेड प्रोविजंस के जो रूल्स हैं तो अब इनवैलिड है, अब 2017 वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक ओवर राइड है, जो फॉर्म से रिलेटेड रूल्स हैं बस वही, बाकी सब वैलिड होंगे 1971 के। फिर फॉर्म्स कैन बी मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज, तो इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है कि या तो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करो या कंप्यूटर फाइल्स, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल फॉर्मेट्स वगैरह हो गया, ऐसे आप मेंटेन कर लो, या फिर फिजिकल रजिस्टर मेंटेन कर लो आप। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस क्या क्या हो सकता है, तो आपको भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाएगा तो इजीली उसको सर्च कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, स्पेस की ऑलरेडी बचत होगी और बैकअप बनाना भी उसका पॉसिबल हो जाएगा। और फिर कहीं अगर आप कहीं और दूसरी जगह में हो तो वहाँ से रिमोट एक्सेस भी हो जाएगा वो, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव होगा। फिर हम आगे देखते हैं फॉर्म मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। तो फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल मस्ट बी मेंटेन्ड बाय कंसर्न्ड पर्सन्स। तो शेड्यूल मतलब कि एनेक्श्योर में लिस्टेड फॉर्म्स, ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे मान लो कि फॉर्म 1 हो गया कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए, फॉर्म 2 हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे कर करके अलग अलग फॉर्म्स है अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक, फिर कंसर्न्ड पर्सन्स का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसे जिसके लिए भी फॉर्म होगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए है तो वहाँ पे कंसर्न पर्सन कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए है फॉर्म तो उसके लिए वो कंसर्न पर्सन वो हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि फॉर्म्स मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय अपॉइंटेड इंस्पेक्टर्स। तो इंस्पेक्शन राइट इंस्पेक्टर्स को हैं। ठीक है, फॉर्म्स मेंटेन करना काफ़ी नहीं है, इंस्पेक्टर के सामने प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर का पावर क्या क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी टाइम में इंस्पेक्शन कर दिया, फॉर्म्स को देखने का राइट होगा इसके पास, वर्कर्स से इंटरव्यू कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें। जैसे मान लो कि लेबर इंस्पेक्टर आया फैक्ट्री में, तो उसने ये कहा कि मुझे वेज रजिस्टर दिखाओ, तो कंपनी को तुरंत दिखाना पड़ेगा, डिजिटल हो या फिजिकल हो। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखेंगे तो नेसेसरी पार्टिकुलर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो नेसेसरी पर्टिकुलर्स का मतलब है कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्पेक्टर मांगे वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, जैसे लॉगिन क्रीडेंशियल्स हो गया, आईडी पासवर्ड दो, हमको सिस्टम में लॉगिन करना है, फाइल लोकेशंस हो गए, और कुछ जो की पर्सोनल है वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें। तो जैसे मान लो कि कोई इंस्पेक्टर आया डिजिटल फॉर्म एसेस करने, ठीक है, तो वही है कि सिस्टम में लॉगिन करवाना पड़ेगा, नेविगेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और सर्च ऑप्शंस भी बताने होंगे। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स को अपने राइट्स के बारे में पता चल जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हाइड नहीं कर सकते, एंड गवर्नमेंट को भी एक्यूरेट डेटा मिलता है, इससे साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम की लीगल प्रिंसिपल्स। तो यहां पे बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, तो एक्ट इज डिजाइन फॉर बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। मतलब यह है कि जब कोई एक्ट वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बना हो तो कोर्ट्स उसे वर्कर फ्रेंडली इंटरप्रिटेशन देते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लॉज एम्बिगुअस है तो वर्कर के फेवर में इंटरप्रेट करेंगे, डेफिनेशंस को भी लिबरली इंटरप्रेट करेंगे, और एम्प्लॉयर को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए बोलेंगे, प्लस पेनल्टीज भी जो होंगी उसको भी सीरियसली इम्पोज करेंगे। फिर आगे देखेंगे
तो प्रोटेक्टिव प्रोविजंस कैन नॉट बी वेव्ड टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्कर्स। तो वेव का मतलब ये है वॉलंटरीली गिव अप करना। तो क्या वर्कर अपने राइट्स को गिव अप कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वर्कर ये बोलता है कि मैं ओवर टाइम पे नहीं चाहता, या फिर ये बोलता है कि मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, या फिर मैं पीएफ और ईएसआई नहीं कटवाऊंगा, या फिर मुझे वीकली ऑफ नहीं चाहिए, ये सब कुछ इनवैलिड कहला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसलिए होता है ये कि वर्कर्स जो होते हैं ये वीक बार्गेनिंग पोजीशन में होते हैं, तो डेस्परेट सिचुएशन में वो कुछ भी एग्री कर देते हैं। तो लॉ यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करता है इवन अगेंस्ट देयर ओन कंसेंट। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम, तो मोर फेवरेबल टर्म्स ऑलवेज प्रिवेल ओवर एक्ट्स प्रोविजंस। तो ये रैचेट प्रिंसिपल है, आप जा सकते हैं लेकिन डाउन नहीं जा सकते, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये फ्लोर और सीलिंग वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था। फिर आगे आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में। तो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म्स प्रोमोट्स डिजिटल कॉम्प्लायंस। तो डिजिटल कॉम्प्लायंस का तो आपको एडवांटेजेस पता ही है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। फिर हम आगे आते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। ठीक है, तो अगर प्रोसीजर्स जो हैं वो सिंप्लीफाइड रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन तो ऑटोमेटिकली कम होगा। जैसे कि कई अलग अलग पर्पसेस के लिए, है ना, हम एक सिंगल फॉर्म बना दिए, ठीक है, और पेपर वर्क को कम कर दिए, और कई सारे रजिस्टर्स के बीच में इंटीग्रेशन हम कर दिए। तो ये सब जो है इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी ही। जैसे मान लो कि पहले अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे, पीएफ का अलग, लेबर डिपार्टमेंट के लिए अलग, ईएसआई के लिए अलग, अब जो है सब इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो यूनिफाइड फॉर्म्स अक्रॉस मल्टीपल लेबर लॉज। तो मल्टीपल लेबर लॉज है इंडिया में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब कुछ हो गया। तो पहले हर लॉ के लिए अलग फॉर्म्स थे, अब यूनिफाइड फॉर्म्स है जो मल्टीपल लॉज को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री है, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है लॉस के अक्रॉस, और इसके बाद कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी उनका कम हो जाता है, और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम इमरजेंसी फ्लेक्सिबिलिटी। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रिटेन्स पावर टू सस्पेंड प्रोविजंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो नॉर्मल टाइम्स में तो स्ट्रिक्ट रूल सही है, लेकिन इमरजेंसी में रिजिडिटी से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हमने जो कि देख लिया है कि कैसे कैसे फ्लेक्सिबिलिटी की गई है। फिर एंश्योर्स एक्ट डज नॉट हिंडर एसेंशियल सर्विस ड्यूरिंग क्राइसिस। तो एसेंशियल सर्विस वहाँ पे हिंडर नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल सर्विस में हमारी हेल्थ केयर आ जाएगी, पावर सप्लाई आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम तो टेम्पररी एग्जेम्पशंस विद प्रॉपर सेफगार्ड्स। मतलब कि प्रॉपर सेफगार्ड्स का मतलब ये होगा कि एग्जेम्पशंस जो हैं ये आर्बिट्ररी नहीं हो सकते। जैसे कि टाइम लिमिटेशन हो गया, मतलब कि कब तक वैलिड है। स्कोप लिमिटेशन हो गया, मतलब कि कौन कौन से प्रोविजंस एग्जेम्प्टेड हैं, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे किए थे कि टाइम लिमिट कर दिए हम, 6 महीने कर दिए, स्कोप कर दिए कि सिर्फ वर्किंग आवर्स को ही एक्सटेंड किया जाएगा, और कई सारी चीज़ें हमने किया था। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो कि ख़त्म हो चुका है। ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप सॉल्व करिएगा। सारे एमसीक्यूज़ को हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में ये आपके पास होता है, अवेलेबल रहते हैं सारे एमसीक्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जिसको आप सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इज फाइनली ओवर नाउ। सो कीप प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज़, जो हर एक टॉपिक के बाद आपको 35-40 एमसीक्यूज़ जितने भी मिलते हैं आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, एंड कीप रिवाइजिंग द नोट्स एज मच एज पॉसिबल। दिस इज मी, Jailesh Gupta, signing off. Bye bye. Take care.